यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज ऑफ मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, पीपल एज ए रिसोर्स। पीपल, लोग, मनुष्य क्या है? एक रिसोर्स है। जैसे लैंड एक रिसोर्स है, ज़मीन एक रिसोर्स है, कैपिटल एक रिसोर्स है, उसी तरीके से पीपल भी एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे पीपल एज ए रिसोर्स में कि कैसे हमारे देश की पॉपुलेशन हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, ना कि लायबिलिटी। कैसे एक देश की पॉपुलेशन उस देश के लिए ह्यूमन कैपिटल बन सकती है, एसेट्स बन सकती है, लायबिलिटी ना होकर। जब हम अपने देश की पॉपुलेशन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्च करते हैं, उनके एजुकेशन पे खर्च करते हैं, उनकी ट्रेनिंग देते हैं, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो उससे हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए क्या हो जाती है, ह्यूमन कैपिटल हो जाती है। वो ह्यूमन कैपिटल का एक स्टॉक बन जाता है। ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बेडेड इन दैम। हमारे देश की जो पढ़ी लिखी, ट्रेंड, एजुकेटेड और हेल्दी जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए क्या है, हमारे देश की ह्यूमन कैपिटल है। वो किस में आएगी, ह्यूमन कैपिटल में आएगी। पीपल एज ए रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज। लुकिंग एट द population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product। किसी भी देश का पढ़ा लिखा वर्ग, पढ़े लिखे लोग, ट्रेंड लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, योगदान देते हैं किसमें, प्रोडक्शन में। और प्रोडक्शन में योगदान देने से उनका जो कंट्रीब्यूशन है उससे क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है, उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो लोग। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जिस देश में जितने ज़्यादा पढ़े लिखे स्किल्ड लोग होंगे, हेल्दी लोग होंगे, उस देश के लोगों की प्रोडक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी और उस देश का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ही क्या मिलती है, हमें नेशनल इनकम मिलती है। तो सीधी सी बात है, जिस देश का पॉपुलेशन जितना एजुकेटेड, हेल्दी और स्किल्ड होगा, ट्रेंड होगा, उस देश की नेशनल इनकम भी उतनी ही अच्छी होगी और उस देश की इकोनॉमी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट है, अब कैसे हम एक देश की जो पॉपुलेशन है उसको लायबिलिटी न समझकर हम उसको एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया, हम अपने देश की पॉपुलेशन को अच्छी एजुकेशन देके, ट्रेनिंग देके, स्किल डेवलप करके, उन्हें अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, ह्यूमन कैपिटल में। और यही सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाती है। जब हम अपने देश की पॉपुलेशन के अंदर वो क्वालिटी डेवलप करते हैं जिससे वो अच्छा प्रोडक्शन कर सके, प्रोडक्टिविटी जिसके अंदर डेवलप हो सके, इसी प्रक्रिया को कहलाते हैं क्या, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर yields a return just like investment in फिजिकल कैपिटल। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसमें, ह्यूमन कैपिटल में, तो इससे मिलने वाला जो रिटर्न है वो लंबे समय में मिलता है, या यूँ कहें वो कुछ समय बाद मिलता है। आज हम अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उन्हें अच्छा कोर्स कराएंगे, अच्छी जगह से 12th पास आउट कराएंगे, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कराएंगे, तब जाके वो जॉब करेंगे और तब वो अर्निंग करेंगे। तो इस प्रक्रिया में समय तो लगता है बट रिटर्न ज़रूर मिलता है। कभी भी ह्यूमन कैपिटल में किया गया इन्वेस्टमेंट, मतलब एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़ में किया गया इन्वेस्टमेंट व्यर्थ नहीं जाता, उसका रिटर्न भविष्य में ज़रूर मिलता है। जैसे इन्वेस्टमेंट में, जैसे फिजिकल कैपिटल में किया गया इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है। फिजिकल कैपिटल मतलब लैंड एंड मशीनरीज़, प्लांट एंड मशीनरीज़। आप ज़मीन में इन्वेस्ट करो, उसका आपको रिटर्न मिलेगा।
आप मशीनरी में इन्वेस्ट करो उसका रिटर्न मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप ह्यूमन पे इन्वेस्टमेंट करोगे, उनकी एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करोगे, उनकी हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करोगे, उनकी ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उसका रिटर्न आपको फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। और जो वो रिटर्न होगा वो फिजिकल कैपिटल से कहीं ज़्यादा अच्छा रिटर्न होगा। अंडरस्टूड। देखिए, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स? इज़ इट लाइक लैंड और लेबर? आंसर, इट इज़ मोर देन दैट। देखिए, इन्होंने कहा क्या ह्यूमन रिसोर्स लैंड और लेबर की तरह है? तो इन्होंने कहा कि ये उनसे कहीं बढ़कर है। मीन्स हमारा ह्यूमन जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो लैंड कैपिटल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण रिसोर्स है। वहीं अगर हम बात करें ह्यूमन इज़, व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल? इज़ इट लाइक रुपी, पैसा और डॉलर? तो आंसर क्या दिया इस लड़के ने? यस, इट इज़ मोर देन दैट। मतलब ये डॉलर और रुपए और पैसे से कहीं ज़्यादा क्या है? कीमती है, अधिक है। क्यों? क्योंकि एक पढ़ा लिखा मनुष्य जितना मर्जी आप उससे क्या कर सकते हो? इनकम जनरेट करा सकते हो। और एक कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ व्यक्ति से आप कोई भी इनकम अच्छे से जनरेट नहीं करा सकते। देखिए नीचे इसमें, फॉर एग्जाम्पल बाय स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर इन यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूज साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन। जब हम अपने देश के जो नागरिक होते हैं उन्हें अच्छी एजुकेशन ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ देते हैं, तो उससे उन्हें हर स्तर पे हेल्प मिलती है। चाहे वो एक किसान है, चाहे वो एक क्या लेबर ही क्यों ना है किसी फैक्ट्री में। अगर हम एक लेबर को अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो वो अच्छे से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएगा, उसे अच्छे से चला पाएगा, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वहीं अगर हम अपने किसान की बात करें, अगर हम अपने किसान को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देंगे, उन्हें एजुकेट करेंगे, स्किल्ड करेंगे, तो उससे वो अपनी खेती को अच्छे तरीके से कर पाएगा और उससे एक अच्छी पैदावार प्रोडक्टिविटी दे पाएगा, जिससे हमारे देश के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है हमारी इकोनॉमी में, किसके द्वारा? तीनों सेक्टर के द्वारा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर के द्वारा। अब एक दो स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक पढ़े लिखे फैमिली या बंदों में और एक कम पढ़े लिखे बंदे में क्या डिफरेंस है। स्टोरी ऑफ साकाल। देयर आर टू फ्रेंड विलास एंड साकाल लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर। दो दोस्त थे, विलास और साकाल, दोनों एक ही गांव में रहते थे सीमापुर में। साकाल की उम्र 12 साल थी। उसकी मदर जो शीला थी वो घर का कामकाज देखती थी। उसके फादर बूटा चौधरी खेती में काम करते थे। साकाल अपनी मदर की हेल्प करता था घर के काम में, और वो अपने छोटे भाई बहन जो जीतू और उसकी छोटी सिस्टर है सीतू, उसका ध्यान भी रखता था। हीज़ अंकल श्याम, उसके जो अंकल थे वो लोग क्या करते थे? वो लोग 10th पास थे, बट उन्हें कोई जॉब नहीं मिली थी, जिसके चलते वो घर पर ही बेरोज़गार थे। बूटा और शीला दोनों पढ़ाते थे किसको? साकाल को। नहीं, बूटा और शीला क्या करते थे? साकाल को पढ़ाना चाहते थे। ठीक है, बूटा कौन था? चौधरी साहब, और शीला उसकी वाइफ। मतलब जो माता पिता थे साकाल के, वे उसको पढ़ाना चाहते थे, और उन्होंने उसे फोर्सफुली गांव के ही एक स्कूल में भेज दिया। जिसके बाद उस बंदे ने हायर सेकेंडरी की एजुकेशन को कंप्लीट किया और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। उसके बाद उसने एक कंप्यूटर का कोर्स किया। कंप्यूटर का कोर्स करने के बाद उसे एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई, और उस बंदे ने उस कंपनी में रहते हुए खुद से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जिससे कंपनी की सेल क्या हुई? बढ़ी। और कंपनी की सेल बढ़ने से उस कंपनी में उसके बॉस ने उसको रिवार्ड किया, उसको प्रमोशन दिया। ठीक है। इसी तरीके से दूसरी स्टोरी है विलास की। विलास भी उसी के गांव का बंदा है, साकाल के ही, और ये कितने साल का है? ये 11 ईयर ओल्ड है। वो 12 साल का था, ये 11 साल का है। विलास के फादर महेश क्या है? फिशरमैन है, मछली पालने का काम करते हैं। और
जब विलास 2 साल का था तब उसके फादर गुजर गए थे। उसके बाद उसकी माता गीता ने मछली बेचकर अपने घर का खर्च चलाया, अपने घर की ज़रूरतों को पूरा किया। उसकी माता पास के ही क्षेत्र में मंडी में जाकर मछली बेचती थी और मात्र 150 रुपये रोज़ कमा पाती थी। कुछ दिनों बाद विलास अर्थराइटिस का गठिया का बीमारी का क्या हो गया, पेशेंट हो गया और उसकी माँ जो थी विलास की, वो उसकी दवाई का खर्च भी वहन नहीं कर पाती थी और जिसके चलते वो स्कूल भी नहीं जा पाया और वो स्कूल जाने में और स्टडी में इंटरेस्टेड भी नहीं था। उसने अपनी माता की ही हेल्प करना स्टार्ट कर दी घर पे रहकर और अपने छोटे भाई को का भी ख्याल रखता था। आफ्टर सम टाइम हीज मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर। कुछ समय बाद उसकी माँ भी बीमार पड़ गई और उनको देखने वाला, उनके घर को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं बचा। उसके बाद विलास ने भी उसी पास की मंडी में जाकर मछली बेचना स्टार्ट कर दिया और अपना घर का किसी तरीके से मतलब घर को चलाना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों इन दोनों स्टोरी में क्या डिफरेंस है? इन द टू केसेस स्टडीज वी सो साकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिडंट गो। साकल वाज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, there was no need for him to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computer programming. Sakal found a job in a private firm. Vilas continued with the same work. His mother, he earned a marriage income like his mother to support a family. देखिए इन दोनों ही स्टडी में, दोनों ही केस स्टडी में जो मैंने आपको अभी बताई, इनमें मेजर जो डिफरेंस है वो ये है, जो साकाल था, साकाल फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था और उसने अच्छी पढ़ाई की थी। अच्छी पढ़ाई करने से उसने एक अच्छी कंपनी में जॉब प्राप्त करी और एक अच्छी इनकम जनरेट करी और अपनी फैमिली को अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में पहुंचा दिया और एक अच्छा स्टेटस के साथ में वो जिया। वहीं अगर बात करें विलास की, विलास क्या था, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। वो लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे और वो फिजिकली भी बहुत बीमार था, आर्थराइटिस का पेशेंट था, स्कूल जाने में इंटरेस्टेड नहीं था, स्कूल कभी नहीं गया, जिसके चलते उसकी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। उसने खुद मछली बेचकर अपने घर परिवार का पालन पोषण किया किसी तरीके से और वो अपने परिवार को उस स्तर तक नहीं पहुंचा पाया जिस स्तर तक साकाल ने पहुंचा दिया था। तो सीधी सा एग्जाम्पल, इन दोनों एग्जाम्पल से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक एजुकेटेड फैमिली या एक एजुकेटेड बंदा लाइक साकाल एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है, एक इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी देकर, अच्छी प्रोडक्टिविटी देकर कंट्रीब्यूट कर सकता है जीडीपी में। वहीं विलास क्या है, विलास एक कम पढ़ा लिखा या एक अनपढ़ बंदा बिल्कुल भी हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा और वो घर के कामकाज में ही बिजी रह जाएगा, फिश बेचकर ही कामकाज चलाएगा, जिससे हमारी इकोनॉमी को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और उसकी पर्सनल फैमिली स्टैंडर्ड भी ग्रोन अप नहीं होगा। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, मेन चीज़ ये है इस चैप्टर में अब तक कि हमें अपनी जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें उसकी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, उनकी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, उनकी डाइट पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ देना चाहिए। अंडरस्टूड? देखिए एक एग्जांपल लेते हैं जापान देश का। हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन। जापान एक ऐसा देश है जिसके पास में अपने खुद के नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, बहुत ही फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज हो गए उनके पास में बहुत ही खुद के नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। बट फिर भी जापान एक डेवलप्ड कंट्रीज़ है, एक बहुत ही रिच कंट्रीज़ है। कारण क्योंकि जापान ने अपना जो ह्यूमन कैपिटल है, अपनी जो पॉपुलेशन है, उनको अच्छे से एजुकेशन दी, ट्रेंड किया, स्किल्ड किया, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, अच्छी
डाइट उनको प्रोवाइड की, जिसके चलते उनकी जो पॉपुलेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गई, ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो गई, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया, जिससे उनके देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। किसी भी देश में अगर वहाँ की पॉपुलेशन एजुकेटेड है, हेल्दी है, स्किल्ड है, ट्रेंड है, तो वो कुछ भी कर सकती है। वो जितने भी सीमित बाकी संसाधन हैं, लैंड और कैपिटल है, उनको अच्छे से प्रयोग करके अच्छा रिटर्न दे सकती है, अच्छा जीडीपी बना सकती है। ठीक है, तो बच्चों हमने इसमें पढ़ा कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन बीइंग्स है, वो परफॉर्म करते हैं कैसी एक्टिविटीज़, दो तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वे एक्टिविटीज़ होती है जो की जाती है पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन करता है, वर्कर। वर्कर क्या करता है, काम करता है, पैसे अर्न करता है। फार्मर खेती करता है पैसा कमाने के लिए। शॉपकीपर सामान बेचता है पैसा कमाने के लिए। डॉक्टर सर्विस देता है पैसा कमाने के लिए। तो जो भी कार्य पैसा कमाने के लिए किया जाता है वो कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। भाई हमारे ह्यूमन बीइंग जो है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करते हैं, वो दो तरह की एक्टिविटी करते हैं, या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा या नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती, जो खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं पैसा कमाने के लिए करते हैं? नहीं। हम लोग किसी गरीब की मदद करते हैं पैसा कमाने के लिए करते हैं? नहीं। किस लिए करते हैं? सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया है 3 मेन सेक्टर में। मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो 3 सेक्टर्स में होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग। ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको हम प्रोडक्शन सेक्टर बोलते हैं। भाई प्राइमरी सेक्टर क्या होगा? खेती बाड़ी, मछली पालन, जानवरों को पालना और ये अपना कैटल फार्मिंग, ये सब चीज़ें किस में है? प्राइमरी सेक्टर में आती है। प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेकर जो मैन्युफैक्चर करते हैं, भाई एग्जांपल क्या है? खेती, आप लोग गन्ना उगाते हो खेती में, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर। अब उस गन्ने को आप शुगर मिल में दे के आते हो, शुगर मिल उससे प्रोडक्शन करता है किसका? शुगर का, चीनी का, तो दैट इज़ सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या काम होता है? मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। शुगर मिल क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। और हमारी खेती प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। टर्शियरी सेक्टर हेल्प करता है किसकी? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की। टर्शियरी सेक्टर के अंदर आते हैं ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, टूरिज्म। ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करते हैं। प्राइमरी सेक्टर को कैसे हेल्प करेगा? भाई खेती करने के लिए भी पैसा चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, हेल्थ अच्छी चाहिए और एजुकेशन भी चाहिए, बैंकिंग भी चाहिए, मतलब पैसा चाहिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, इसलिए हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है वो हेल्प करता है प्राइमरी सेक्टर की भी, सेकेंडरी की भी। सेकेंडरी के मतलब मैन्युफैक्चर, कोई भी आप उद्योग लगाओगे, बिजनेस लगाओगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओगे, प्रोडक्शन यूनिट लगाओगे, फैक्ट्री लगाओगे, उसे लगाने के लिए पैसा भी चाहिए होगा और एजुकेशन भी चाहिए होगी, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए होगा, इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा अपने बिजनेस का। ये सब चीज़ें किसका पार्ट है? टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है। अब फर्दर इन एक्टिविटीज़ को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक मार्केट एक्टिविटीज़ और एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ वे एक्टिविटीज़ होती है जो की जाती है किसके लिए? जो की जाती है पैसा कमाने के लिए मार्केट में, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती है जो की जाती है सेल्फ कंजम्पशन के लिए। किसके लिए की जाती है? सेल्फ कंजम्पशन के लिए। भाई हमने खेती करी, खेती करने में हमने चावल उगाए, कुछ चावल हम मार्केट में बेचाए, दैट इज़ मार्केट एक्टिविटी। अंडरस्टूड? कुछ चावल हमने घर के लिए रख लिए, अपने सेल्फ फैमिली कंजम्पशन के लिए रख लिए, दैट इज़ नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आज इतना ही।
आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स करना।